पे लोग ऑनलाइन करते हैं। मुझे ये सब बातें नहीं पता है, क्योंकि मुझे चीजें बेचनी नहीं आती। हाँ, ये जरूर है कि आपको क्वालिटी मिल जाएगी। हाँ जी, अब पूछिए। तो फिर उस पे चैनल पे जो क्लासेस वगैरह होंगी वो तो सिंपल ऐसे ही होंगी, जैसे अब मैं आपके सामने खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ ऐसे ही होगी। उसमें वो सब बवंडर नहीं होता जो लोग करते हैं, वैसा उसमें कुछ मिलेगा नहीं, आपको बड़ा सिंपल चीजें मिलेंगी। मुझे लगता है कि लेकिन वो भी सिंपल ही ठीक है। मैंने मेरा अपना ये एक्सपीरियंस भी है कि जहाँ सिंपलिसिटी होती है क्वालिटी वहीं होती है, और जहाँ आपको बहुत ज्यादा बवंडर देखने को मिलेगा वहाँ क्वालिटी नहीं मिलती है, क्योंकि शायद उस बवंडर से ही ऊपर से चीजों को ढकने की कोशिश की जाती है, उस छिछलेपन को, एक उस शैलोनेस को। मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा क्वालिटेटिव नहीं होता। खैर, हम लोग अपना पूरा कंसंट्रेशन क्वालिटी पे करेंगे, पूरे का पूरा, चाहे जो हो जाए। देखो, ऑब्जेक्टिव इसका ये है, इस क्लास का, कि आप अपने न केवल जीएस में बल्कि जो लॉ का पेपर है या आपका पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल का पेपर है उसमें, या इवन मॉडर्न इंडिया का भी कुछ पोर्शन, क्योंकि अभी जो चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट, ये उसी से रिलेटेड है। तो इसमें ये हो कि आप कोई चूक ना करें, आपसे कोई ऐसा सवाल ना हो कि वो आपसे रह जाए। आ, आप उसे बेहतर तरीके से हैंडल कर पाए, और इतने बेहतर तरीके से कि एग्जामिनर को भी लगे कि हाँ, बहुत अच्छे किसी आदमी ने लिखा है ये सवाल का आंसर। और जो इम्प्रेशन है उसका, फर्स्ट इम्प्रेशन, वो इतना अच्छा से आपके ऊपर आ जाए कि आगे की मार्किंग वो फिर इसी हिसाब से करे आपके आंसर्स की, कि आपको आता है। देखो, एग्जामिनर्स का ना ट्रेंड सेट करना पड़ता है, उनके मूड का भी। वो लोग आपके आंसर को देख के ये पता कर लेते हैं कि आपको आता है या नहीं आता है, और फिर इसी आधार पर वो आगे के आंसर देते हैं। तो अगर आप बहुत अच्छा शुरू में लिख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर, या कुछ क्वेश्चंस में आप बहुत अच्छी बात कह देते हैं जो बड़ी यूनिक टाइप की होती है, तो ये संभावना रहती है कि आगे फिर उसमें ठीक मार्किंग हो जाती है आपकी कॉपीज में। दूसरे लोगों से आपको जो जरूरी 3 4 5 नंबर होते हैं वो मिल जाते हैं एक्स्ट्रा, और वो एक्स्ट्रा नंबर आपको फिर कभी पीछे नहीं आने देते मेरिट में, हमेशा आगे ही रखते हैं दूसरों से। तो मेरा ऑब्जेक्टिव यही है, इसीलिए मैं हमेशा जो जाता हूँ ना, वो क्वालिटी पे ही जाता हूँ। ठीक है। अभिजीत, इसको जरा इसको जो कैमरे का थोड़ा वो है ना, इसको थोड़ा साइड से करो, जिससे वो फोटो, तो वीडियो है वो क्लियर नहीं आ रही है। हाँ हाँ, रजनी जी, आप इतने सवाल पूछिए, फिर मैं जस्ट शुरू करता हूँ। सर मैंने इसको आपके ऐसे ही घुमा दो। व्हाट्सएप पे भेजा है। व्हाट्सएप पे? अच्छा। देखो, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, इसके बारे में इसको ना, इसी को, इसको इसी के ये ऐसे, इसको ऐसे ही घुमाओ, ऐसे हाँ, ऐसे करके। हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है। ठीक है। देखो, इसमें कम्युनिकेशन सैटेलाइट के बारे में पूछा है इन्होंने, कि किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं। सैटेलाइट्स तो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन हमेशा याद रखना इसके पीछे लॉजिक क्या है सैटेलाइट्स का, और ये सब वाला मामला। देखो, तो सर जितने भी इसका रिमोट आंसर सेंसिंग, आयन मंडल नहीं होना चाहिए क्या? ना ना ना, देखो जितने भी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं, रिमोट सेंसिंग माने जो पृथ्वी का ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट्स को रिमोट सेंसिंग के नाम से भी हम लोग जानते हैं। सुदूर संवेदन, अगर हम लोग उसे हिंदी में कहें तो। अगर देखो किसी चीज की सेंसिंग करनी है आपको, तो फिर उसके लिए जरूरी है कि आपको नजदीक होना पड़ेगा उसके। इसलिए अब इसलिए जो सैटेलाइट हैं रिमोट सेंसिंग वाले, वो पृथ्वी की निचली कक्षाओं में उनको आ, उनको स्टैब्लिश किया जाता है। जैसे रिमोट सेंसिंग जितने भी हैं, रिमोट सेंसिंग माने ये देखना है कहाँ पर वन है, जैसे आज सुबह पढ़ रहे थे,
या फिर कहाँ पर पानी है, कहाँ पर मिनरल्स मिलने की संभावना है, यानी जितने भी ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट्स हैं। इसमें डिफेंस लेवल के सैटेलाइट्स भी आते हैं, जैसे बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए सैटेलाइट्स को यूज किया जाता है, उसमें भी। लेकिन कम्युनिकेशन जो सैटेलाइट्स हैं, अब देखो कोई व्यक्ति भारत में रह के अमेरिका में बात कर सकता है, तो इसका मतलब ये है, और वो भी सैटेलाइट के माध्यम से। इसका मतलब ये है कि जो सैटेलाइट है उसकी पहुंच भारत पर भी हो और उसकी पहुंच अमेरिका पर भी हो। इसका मतलब ये होगा कि उसे पृथ्वी की कक्षा में ऊपर स्थापित किया जाएगा, ऊंचाई पर लेके जाया जाएगा, तभी वो एक साथ दोनों जगह नजर रख सकता है, या एक साथ दोनों जगह संबंध को बना सकता है, कम्युनिकेशन को कर सकता है। इसीलिए जितने भी रिमोट ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं, इन्हें पृथ्वी की ऊपरी कक्षाओं में भेजा जाता है। और ऊपरी कक्षा जो होती है दैट इज बहिर्मंडल, एग्जॉस्फियर कहते हैं इसे। जैसे कम्युनिकेशन सैटेलाइट जितने भी हैं, ये 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर छोड़े जाते हैं। और जितने भी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं, ये 350 से लेके और 1500 और 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये रोटेट करते हैं। लेकिन चूंकि ये नीचे होते हैं, तो इनकी जो क्षमता होती है कम्युनिकेट करने की कम होती है, लेकिन रिजोल्यूशन हाई होता है। पर जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, क्योंकि वो बड़े लेवल पर ऑब्जर्व करते हैं, तो उनकी रिजोल्यूशन की क्षमता तो कम होती है, इसलिए कम्युनिकेशन सैटेलाइट से किसी को देख नहीं सकते आप पृथ्वी पर संचार जरूर आप स्थापित कर सकते हो। तो वो एग्जॉस्फियर में, और विशेष तौर पर 36,000 किलोमीटर जो जियोसिंक्रोनस कक्षा है पृथ्वी की, इसे हम लोग आगे पढ़ेंगे, भूस्थैतिक कक्षा कहते हैं ये ज्योग्राफी वगैरह में आएगा। सॉरी, ज्योग्राफी में नहीं, जनरल साइंस में, और उसमें स्पेस वाले टॉपिक में, वहां उनको स्थापित किया जाता है। ये कक्षा ऐसी है कि इसमें 36,000 किलोमीटर ऊपर अगर कोई सैटेलाइट है, तो वो एक ही समय में पूरी पृथ्वी पर नजर रख सकता है। अगर किसी सैटेलाइट की कक्षा 36,000 किलोमीटर अर्थ से ऊपर है, ये फैक्ट है, तो वो एक ही समय में पूरी पृथ्वी पर कई भागों पर कम्युनिकेशन एक साथ कर सकता है, क्योंकि वहां से सैटेलाइट आपको एक ही जगह स्थित दिखाई देगा। 36,000 किलोमीटर का ये फैक्ट है, इसीलिए उसको जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट भी कहते हैं, या भू स्टैटिक कक्षा भी कहते हैं। इसलिए जितने भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, उनको सिंक्रोनस कक्षा में ही स्थापित किया जाता है। एक बात, दूसरी, जो लॉन्चिंग व्हीकल होता है, चूंकि 36,000 किलोमीटर बहुत दूर है, इसलिए इसमें हमेशा क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया जाता है, या जीएसएलवी जिसे हम लोग कहते हैं, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये बहुत ऊंचाई तक जाने इनको लेके जाना पड़ता है। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट जीएसएलवी के द्वारा ही छोड़े जाते हैं, ठीक है। जबकि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट पीएसएलवी के द्वारा छोड़े जा सकते हैं, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, क्योंकि इन्हें छोटी दूरी तक पहुंचाना होता है, केवल ज्यादा ऊंचाई तक नहीं, तो इतने में ही काम चल जाता है इनका। इसलिए इसमें तो उदाहरण जो आपने ये सवाल पूछा है, ये सवाल ये है कि सैटेलाइट जो है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, संचार उपग्रह कौन सी कक्षा में स्थापित किए जाएंगे। तो कक्षा तो देखो जियो सिंक्रोनस होगी, लेकिन जो मंडल होगा, वो स्फीयर जो होगा अर्थ का, दैट इज एग्जॉस्फियर, बहिर्मंडल में। ठीक है ना, क्लियर है? जी सर। चलिए, अब हम लोग आगे चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। हम लोगों ने ये बताओ क्या किया था इसमें, क्योंकि बीच में छुट्टी हो गई काफी लंबी, और उसका कारण मेरी तबीयत का रहा। ये बताइए कि हम लोगों ने इसमें क्या किया था, कहाँ तक पहुंच गए थे? सर आपने ये चार्टर एक्ट 1600 के बारे में पढ़ा था। पढ़ लिया था इसको हमने कंप्लीट, है ना? जी। कंप्लीट लिख भी लिया था इसे, समझ लिया था? सर ठीक है। दो पॉइंट हुए थे। अच्छा, क्या क्या? सर शॉर्ट कमिंग्स के 2 पॉइंट हुए थे। अच्छा, शॉर्ट कमिंग्स हो गई थी ना? हाँ, तो ये कंप्लीट हो गया था इसका मतलब, क्योंकि सर शॉर्ट आपने कमिंग्स हो हेडिंग गई। डलवाई थी चार्टर ऑफ 1609। अच्छा, हेडिंग करेक्ट है फिर तो। चार्टर 1609 का अब हम लोग देखते हैं, ठीक है ना? देखो, अब इवनिंग में हम लोग कल पढ़ रहे थे कुछ चीजें,
और उसमें हमने इवनिंग में ट्रैवलर्स को पढ़ा था हिस्ट्री में। और जब ट्रैवलर्स में हम लोग राल्फ फिच को पढ़ रहे थे और उसके बाद हमने कैप्टन हॉकिंस को पढ़ा, तब मैंने आपसे कुछ चर्चा की थी। देखो, कंपनी स्टैब्लिश हो गई 1600 में, है ना, 1600 में चार्टर मिल गया कंपनी को। ये वही चार्टर हम लोगों ने पढ़ा। अब ये जो चार्टर मिला था, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली राइट मिल गए, एकाधिकार मिल गया व्यापार करने का ईस्ट इंडीज से, भारत से नहीं केवल, नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया बट ऑल्सो होल ईस्ट इंडीज। होल ईस्ट इंडीज में क्या आता था? इसमें अफ्रीका भी आता था, इसमें इंडिया भी आता था, और इसमें ईस्ट एशिया के कंट्रीज भी आते थे। जैसे इंडोनेशिया है आज का, है ना, या थाईलैंड, म्यांमार, उस समय इसको इंडो चाइना कहते थे, इस पूरे एरिया को। तो इंडो चाइना, इंडियन सब कॉन्टिनेंट और अफ्रीका के साथ व्यापार करने का अधिकार मिल गया, मोनोपोली राइट्स मिल गए ईस्ट इंडिया कंपनी को। व्यापार में वृद्धि हो गई, कंपनी को बहुत लाभ हुआ। जब कंपनी को लाभ हुआ 1609 तक आते आते, तो कंपनी ने सरकार को इसके लिए बहुत टैक्स दिया। सरकार ने उनकी आय के ऊपर टैक्स लगाया, आय बढ़ रही थी कंपनी की, सरकार को खूब लाभ मिला। इससे जो वहां के राजा थे वो बड़े खुश हो गए। उन्होंने 1609 में एक नया चार्टर दिया। ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट चार्टर नहीं है हमारे हिसाब से, लेकिन जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए एक नया चार्टर दिया 1609 में। इसमें और पुराने वाले में क्या अंतर था? केवल ये अंतर किया गया, जहां पहले वाले में तो कंपनी को मोनोपोली राइट दिए गए थे केवल 15 साल के लिए भारत से या ईस्ट इंडीज से व्यापार करने के। 1609 के चार्टर में इसमें कोई समय निर्धारित नहीं किया गया, यानी इसे अनंत काल के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी को एकाधिकार दिया गया इंडेफिनिट पीरियड के लिए, इनफाइनाइट पीरियड के लिए। एक तो ये चार्टर में ये इंपॉर्टेंट बात थी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि देखो, पहले सोना और चांदी इंग्लैंड से केवल ब्रिटिश जहाजों में ही आ जा सकता था, यानी सरकारी जहाजों में ही उसे लेके आ जा सकते थे। लेकिन इस वाले चार्टर से ये राइट दिया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपने जहाजों से भी सोना चांदी भारत लेके आ सकती थी। इससे शिपिंग की जो प्रॉब्लम थी, एक रॉड ब्लॉक था, वो दूर हो गया। तो आप केवल ये दो बातें इसमें लिख लीजिए। इससे केवल इतना पता चलता है इस चार्टर से कि कंपनी का व्यापारिक लाभ भारत में आते ही बढ़ गया और इससे सरकार को बहुत लाभ हुआ। उन्होंने इंडेफिनिटली कंपनी का चार्टर इंक्रीज कर दिया। तो नेक्स्ट लिखिए, between 1600 to 1609, between 1600 to 1609, the trade of company increased exponentially. इंक्रीज्ड एक्सपोनेंशियली। 1600 से लेकर 1609 ईस्वी तक, 1600 से लेकर 1609 ईस्वी तक कंपनी का व्यापार अधिक तीव्रता से बढ़ा। एंड ड्यू टू इट the British government get a large amount in taxes. A large amount in taxes. इसी के साथ ब्रिटिश सरकार को कर के रूप में अधिक धन प्राप्त हुआ। सो दे इंक्रीज द ट्रेडिंग राइट्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। So they increase the trading rights of East India Company up to indefinite period.
अप टू इंडेफिनिट पीरियड। इस प्रकार इस चार्टर से इस चार्टर से कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, और दूसरा पॉइंट लिखिए, इट वॉज ऑल्सो परमिटेड that company's ship can transport the bullion from Europe एवं यह अधिकार भी दिया गया कि कंपनी के जहाज यूरोप से सोना चांदी लेकर भारत आ सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, ये इसमें इतनी ही बातें हैं। नेक्स्ट लिखिए अगला चार्टर ऑफ 1661। अब जो इंपॉर्टेंट है वो यही है, चार्टर ऑफ 1661। ठीक है, देखो 1600 से लेके और 61 तक यानी 61 वर्ष कंपनी को भारत में हो चुके थे। कंपनी ने इस बीच में, इन 60 सालों के बीच में व्यापारिक लाभ तो कमाया ही, इसके अलावा उन्होंने काफी क्षेत्र भी अर्जित कर लिया था। भारत में कुछ एरिया के ऊपर भी कब्जा वो लोग कर चुके थे, जैसे मद्रास में और सूरत में फैक्ट्री उन्होंने बना ली थी। फैक्ट्री बनाने के राइट्स मिल गए थे मुगलों से उनको। फिर उन्होंने राजाओं के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप भी किया। एक राजा को दूसरे के विरुद्ध भी लड़ाने की शुरुआत पहले से ही हो गई थी। ऐसे में यह हुआ कि कंपनी की टेरिटरी जो थी वो बढ़ती चली गई। अब टेरिटरी का प्रशासन कैसे हो, ये फिर समस्या आई। हालांकि 1600 के चार्टर एक्ट से उनको प्रशासनिक अधिकार दे तो दिए गए थे, लेकिन उसमें कोई क्लैरिफिकेशन नहीं था। जैसे जुडिशियल राइट कैसे हो, इसके बारे में कोई बात नहीं थी। दूसरी चीज इसमें एक और इंपॉर्टेंट थी, कंपनी की जो क्षेत्र थे भारत में, उनमें केवल अंग्रेजी निवास नहीं करते थे, बल्कि भारतीय भी रहने लगे थे। जो अंग्रेज कंपनी के साथ, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ लोग नौकरी करते थे, काम करते थे, वो भी यहां पर रहते थे उन्हीं कंपनियों फैक्ट्रीज में। उनके ऊपर फिर कैसे कानून लागू हो? मान लीजिए उन्होंने कोई जुर्म कर दिया, अपराध कर दिया, तो वो फिर कैसे उनको ट्रायल किया जाए? अंग्रेजी कानून के आधार पर हो या भारतीय कानून के आधार पर हो? क्योंकि वैसे तो वह भारतीय थे, लेकिन टेरिटरी ब्रिटिश थी। अब वो टेरिटरी भी ब्रिटिश थी या नहीं थी, इस बात का भी कोई क्लैरिफाई नहीं था किसी चार्टर से। तो चूंकि कंपनी भारत में एक शक्ति के रूप में, एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर रही थी, ऐसी सिचुएशन में ही, या जो मुद्दे इसके बाद जो उभरे, उनको दूर करने के लिए उन मुद्दों को ये चार्टर लेके आया गया था 1661 का। ये सबसे इंपॉर्टेंट चार्टर्स में से एक है। क्यों? क्योंकि इसमें जो जुडिशियल एक अंडरटेकिंग्स थी या जुडिशियल क्लासिफिकेशन था कंपनी की पावर्स का, वो इसमें किया गया। या कह सकते हैं कि कंपनी को जो जुडिशियल राइट्स हैं वो और बड़े लेवल पर दिए गए। जहां पहले केवल सीमित था, यहां जैसे 1600 के चार्टर एक्ट में एक और बात थी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, कि उसमें जुडिशियल राइट तो कंपनी को दे दिए गए थे, लेकिन छोटे मोटे अपराधों के लिए,
किसी की जेब काट ली, किसी को कुछ नुकसान पहुंचा दिया, तो ऐसे छोटे मोटे अपराधों के लिए ये कंपनी को दे दिया गया था अधिकार कि आप ट्रायल कर सकते हो। लेकिन मान लो अगर किसी अंग्रेज ने भारत में किसी भारतीय की हत्या कर दी, अब क्या किया जाए? अंग्रेज वो भारतीय कानून के हिसाब से ट्रायल उसका हो, या फिर ट्रायल करेगा कौन? भारत में कंपनी के पास ऐसा कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, उसके लिए फिर उसे इंग्लैंड जाना पड़ेगा प्रिवी काउंसिल में। तो ये कई सारे मुद्दे कंपनी के सामने थे जिनको दूर करने के लिए 1661 का चार्टर एक्ट लेके आया गया था। ठीक है, क्या मैं आपको समझा पाया? ऑनलाइन वाले तो लिखो इसमें अगले पॉइंट में, till 1661 ईस्ट इंडिया कंपनी increased its presence in India, increased its presence in India 1661 तक आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी उपस्थिति को भारत में बढ़ा लिया था। नाउ दे हैव various territories, now they have various territories in Madras and Surat, in Madras and Surat। अब उनके पास मद्रास एवं सूरत में अनेक क्षेत्र थे। as they also fortified them now they have political authority over there, now they have political authority over there। अब देखो उन्होंने उसको घेर भी लिया, राजनीतिक शक्ति उस क्षेत्र की उनके पास हो गई। तो इसी बात को लिखो, क्योंकि वे उसे दुर्गीकृत कर चुके थे, इसलिए ये संपूर्ण शक्तियां, या इसलिए संपूर्ण राजनीतिक शक्तियां उनके पास थी, इसलिए संपूर्ण राजनीतिक शक्तियां उनके पास थी। ठीक है, बट कंपनी डोंट हैज बल्कि हैव लिखिए, डोंट हैव द जुडिशियल पावर्स, द रिक्वायर्ड जुडिशियल पावर्स, ये वर्ड और जोड़ दीजिए, कंपनी डोंट हैव द रिक्वायर्ड जुडिशियल पावर, परंतु कंपनी के पास उचित न्यायिक शक्ति नहीं थी, उचित न्यायिक शक्ति नहीं थी। सो द चार्टर ऑफ 1661 was provided to company, इस प्रकार 1661 का चार्टर कंपनी को प्रदान किया गया। ठीक है, अब इसमें अगले पॉइंट से लिखना क्या हुआ। देखो, एक तो इसमें दो तीन बातें विशेष तौर पर करी गई। मान लो अगर कोई कैपिटल पनिशमेंट का मामला है, जिसमें किसी व्यक्ति की हत्या कर दी गई है, अगर कोई ऐसा मामला है, तो फिर उसके लिए प्रिवी काउंसिल जाने की जरूरत नहीं थी, यानी राजा के दरबार में जाने की जरूरत नहीं थी। गवर्नर
और उसकी काउंसिल उस मामले को देख सकते थे। ये राइट कंपनी को दे दिया गया। दूसरी चीज, कंपनी के क्षेत्र में जो भी भारतीय या अंग्रेज रह रहे थे, वो इंग्लिश कानून से ही उनके ऊपर जो ट्रायल है वो चलाया जाता, यानी इंग्लिश कानून ही प्रिवेल करता उनके ऊपर, चाहे वो अंग्रेज थे चाहे वो भारतीय थे। तीसरी चीज इसमें ये रखी गई, मद्रास में प्रेसिडेंसी बन गई थी, बल्कि अभी तो नहीं बनेगी आगे, लेकिन मद्रास में इंपॉर्टेंट सेंटर था कंपनियों का। जैसे जो भी भारत में फैक्ट्री बन रही थी कंपनियों की, ईस्ट इंडिया कंपनी की, उन सबका जो केंद्र था, एडमिनिस्ट्रेशन केंद्र, वो मद्रास में था। इसलिए ये जो ट्रायल वगैरह थे, ये सब मद्रास में करने का जो राइट था वो कंपनी को दे दिया गया, कि ये जो सब ट्रायल है, जुडिशियल ट्रायल्स, इनके लिए गवर्नर की जो कोर्ट होगी, दैट वुड बी लाई इन मद्रास। इसलिए कुछ विद्वान 1661 के चार्टर को जुडिशियल चार्टर भी कहते हैं। हालांकि नेक्स्ट में भी चार्टर में कुछ जुडिशियल रिफॉर्म्स किए जाएंगे, लेकिन 1661 के चार्टर को भी चूंकि सबसे पहले जुडिशियल रिफॉर्म्स इसी के द्वारा किए गए, एग्जीक्यूट किए गए, तो इसे फिर जुडिशियल चार्टर भी कहते हैं। तो आप एक दो बातें इसमें लिख लीजिए। अंडर दिस चार्टर under this charter the company was given the authority to execute the matters, या to execute the judicial matters, to execute the judicial matters according to English law, according to English law। ठीक है, हिंदी में लिखिए, इस चार्टर के अंतर्गत गवर्नर एवं उसकी काउंसिल को, गवर्नर एवं उसकी काउंसिल को इंग्लिश विधि के अंतर्गत, इंग्लिश विधि के अंतर्गत भारत में मामले देखने का अधिकार दिया गया। ठीक है, अंडर दिस चार्टर, अंडर दिस चार्टर the all territories within the jurisdiction of East India Company, within the jurisdiction of East India Company in India must be governed by English law, must be governed by English law। इस चार्टर के अनुसार भारतीय क्षेत्र के सभी न्यायिक मामले, भारतीय क्षेत्र के सभी न्यायिक मामले अंग्रेजी विधि के अनुसार ही, अंग्रेजी विधि के अनुसार ही निपटाए जाने थे। ठीक है, और कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, गवर्नर जनरल एंड इट्स काउंसिल, सॉरी गवर्नर जनरल नहीं, गवर्नर ही लिखना, क्योंकि अभी जनरल नहीं आया था, गवर्नर ही, और वो भी वो इंग्लैंड वाला था। गवर्नर एंड इट्स काउंसिल was given the right to hear the matter related to capital punishment, related to capital punishment। ठीक है, हिंदी में लिखिए, इसी चार्टर के अंतर्गत, इसी चार्टर के अंतर्गत
गवर्नर एवं उसकी परिषद को, गवर्नर एवं उसकी परिषद को मृत्युदंड से संबंधित मामले सुनने का अधिकार दिया गया। मृत्युदंड से संबंधित मामले सुनने का अधिकार दिया गया। ठीक है, और एक पॉइंट और लिखिए इसमें, द इंडियन हैबिटेंट्स, इंडियन इनहैबिटेंट्स लिखिए, द इंडियन इनहैबिटेंट्स under the territory of East India Company, under the territory of East India Company must be governed according to English law, must be governed according to English law। ठीक है, अंग्रेजी में लिखिए, अच्छा हिंदी में लिखिए इसे। ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रों में, ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रों में निर्वासित, ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रों में निर्वासित सभी भारतीयों को भी अंग्रेजी विधि द्वारा ही शासित होना था। अंडर द इंग्लिश लॉ, अंडर द, अब मुझे याद नहीं, शासित होना था, पूछ लो किसी से, कोई बता देगा। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट लिखिए अगले पॉइंट से, एक दो इसकी शॉर्ट कमिंग्स देख लेते हैं। देखो 1661 के चार्टर की शॉर्ट कमिंग यही थी कि जो न्यायिक अधिकारी बनाए गए थे वही प्रशासनिक अधिकारी भी थे, इवन वही लेजिस्लेटिव असेंबली के भी लोग थे, यानी जो कानून बनाने का काम कर रहे थे। यानी यहां सेपरेशन ऑफ पावर किसी तरीके से देखने को नहीं मिलता है। जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर सब एक ही जगह थी, और दैट वाज लाई इन गवर्नर और इन काउंसिल। तो एक तरीके से तानाशाही स्थिति बन गई। तो आप इसमें लिखना, द चार्टर ऑफ 1661, अगली पॉइंट से लिखना है, द चार्टर ऑफ 1661 does not separate, did not separate did not separate judiciary from the executive, did not separate judiciary from the executive। 1661 के चार्टर ने 1661 के चार्टर ने न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग नहीं किया। ठीक है, एक कमी तो ये थी। दूसरी कमी ये थी, जो मान लो जिनको शक्तियां भी दी गई थी, देखो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को शक्तियां दी गई, अधिकारियों को शक्तियां दी गई। अभी अधिकारी कौन थे? ये लेमन टाइप के लोग थे, सामान्य लोग थे जो व्यापार करने के लिए भारत आए थे, ना कि कोई जुडिशियल ऑफिसर्स या कोई बहुत पढ़े लिखे लोग। कोई इंटेलिजेंसिया क्लास तो थी नहीं ये ब्रिटेन की। देखो व्यापार कौन करेगा? आपने देखा होगा रिक्शे वाला जो, सॉरी खोमचे वाला जो सड़क पे घूमता है, दैट इज ऑल्सो अ ट्रेडर, वो भी व्यापार करता है। लेकिन उसकी बुद्धि आप देखिए, क्या वो स्पेसिफिक किसी मामले में वो बहुत नॉलेजेबल पर्सन हो सकता है? सामान्यतः जो ट्रेडर हैं वो लाभ के लिए काम करते हैं, कोई उन्हें बुद्धिजीवी नहीं माना जा सकता। फैक्ट है ये। दे आर नॉट कंसीडर्ड एज द इंटेलिजेंसिया क्लास ऑफ पर्टिकुलर सोसाइटी, दुनिया में कहीं भी। लेकिन ब्रिटिश चार्टर्स ने इनको क्या किया था कि ट्रेडर्स को ही जो अधिकार थे कार्यपालिका के, न्यायपालिका के, वो सब दे दिए।
इसलिए भारत में जो एक इनजस्टिस की कॉन्सेप्ट है वो शुरू से ही लागू हो गई थी। ऐसे लोगों को शक्तियां दे दी गई जो उसके लायक ही नहीं थे, इसलिए उन्होंने खूब अपने यहाँ पे अन्याय किया। तो लिखेंगे कंटिन्यूएशन में, अंडर दिस चार्टर्स those persons who were given the power, बल्कि अथॉरिटी लिखिए, सही वर्ड है, those persons who were given the authority were traders। इस चार्टर के अंतर्गत जिन लोगों को वैधानिक अधिकार दिए गए वो एकमात्र व्यापारी थे। they were not belongs to the intelligentsia class, इंटेलिजेंसिया, ठीक है ना, STIA होगा आगे। वे एक बुद्धिजीवी वर्ग को या वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे, ठीक है। और तीसरी परेशानी इसमें यह थी कि भारतीयों को भी ब्रिटिश कानून से ही गवर्न करना था, ब्रिटिश विधि से ही उन्हें ट्राई भी करना था। उन्हें पता ही नहीं था फिर ब्रिटिश कानून का, उन्हें क्या पता होता। इसलिए ऐसी स्थिति में वो क्या कानून है और क्या कानून नहीं है वो जानते ही नहीं थे। उनसे कब क्या अपराध हो गया उनको ये भी नहीं पता था, और उस अपराध का क्या जुर्म था इससे भी वो बिल्कुल अनभिज्ञ थे। इसलिए ये भारतीयों के साथ एक तरीके का न्याय था। तो कंटिन्यूएशन में लिखना, द चार्टर ऑल्सो डिड अनजस्टिस टू इंडियंस। The charter also did injustice to Indians। इस चार्टर ने भारतीयों के साथ भी अन्याय किया। Now Indians were to be governed by those laws Now Indians were to be governed by those laws which were not to be part of that। Those laws which were not to be part of those, बल्कि ऐसा लिखे, ठीक है। अब भारतीय ऐसी विधि से शासित होने थे जिसके प्रति वे अनभिज्ञ थे, ठीक है। अब इसमें नोट डाल के लिखिए नीचे। देखो इसी बीच में क्या हुआ, 1665 ईस्वी में घटना घट गई। 1661 में चार्टर आ गया। ये चार्टर एग्जीक्यूट नहीं किया गया था अभी तक भी। कंपनी को लेकिन डायरेक्शन दे दी गई थी, कंपनी कर सकती थी इसे कभी भी, यानी कोर्ट स्थापित कर सकती थी, लेकिन कोर्ट स्थापित हुई नहीं थी अभी तक। 1661 में
कोई एक ब्रिटिश मैडम थी, मिस डावेस उनका नाम था। उनके यहाँ एक नौकरानी काम करती थी, वो भारतीय थी। मिस डावेस ने किसी काम को लेकर उसको सर में डंडा मार दिया, कोई बात हो गई, अब उसकी डेथ हो गई। अब जो मरने वाली थी वो भारतीय, जो मारने वाली थी वो ब्रिटिश। अब कैसे हो? अब इसके लिए कोई, अब अपराध हुआ भारतीय टेरिटरी में, ये मद्रास में हुआ। चार्टर बन गया था 1661 में, उसका राइट दे दिया गया था गवर्नर को ऐसे मामलों को, जो कि कैपिटल पनिशमेंट का मामला था ये, तो उसका अधिकार था गवर्नर के पास, लेकिन गवर्नर काउंसिल थी नहीं जो उस मामले को सुन पाती। इसलिए 1665 में क्या किया गया, ये मामला बहुत उठा, इंग्लैंड में बहुत उठाया गया इस मामले को। जब ये मामला इंग्लैंड में ज्यादा उठ गया तो फिर भारत में मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई थी 1665 ईस्वी में। आपको तो बस यही याद रखना है, 1665 में मद्रास प्रेसिडेंसी बनी थी सबसे पहले। तो ऐसी कौन सी प्रेसिडेंसी थी, ये हिस्ट्री का है वैसे तो, कौन सी प्रेसिडेंसी थी तीनों में जो सबसे पहले फॉर्म हुई? दैट वाज मद्रास प्रेसिडेंसी इन 1665। ठीक है, तो यही लिखना है नोट कर। इस चार्टर अधिनियम के अंतर्गत, इस चार्टर अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 1665 ईस्वी में, वर्ष 1665 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी का गठन किया गया। मद्रास प्रेसिडेंसी का गठन किया गया। अंडर दिस चार्टर in 1665, the presidency of Madras has been formed. The presidency of Madras has been formed. ठीक है, बताइए यहां तक कोई समस्या किसी को? ऑनलाइन वाले बताओ, क्या मैं आपको समझा पाया? Yes, sir. जी सर। यस सर। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो 1665 में तो मद्रास प्रेसिडेंसी बनी थी, 1668 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी बनी। इसके पीछे भी एक कहानी है। बॉम्बे पहले पुर्तगालियों के पास था, हम आगे इसको पढ़ेंगे हिस्ट्री में। पुर्तगालियों ने जो गुजरात के रूलर थे उनसे बॉम्बे और गोवा दोनों छीन लिए थे। तो बॉम्बे तो एक टापू था, जनरली यहां पर वो अपना सामान लोड और अनलोड करते थे अपने नौकाओं से, शिप से। अब इसी बीच में 1661 में, शायद जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं, 1661 में ब्रिटेन के राजा की शादी हो गई पुर्तगाल की महारानी से। ब्रिगांजा नाम था उनका, कैथरीन ब्रिगांजा उनका नाम था, उनके साथ शादी हो गई। अब ये इंग्लैंड का जो टापू, ये बॉम्बे का जो टापू था, ये दहेज में दे दिया उन्होंने ब्रिटेन के सम्राट को। अब ब्रिटेन के सम्राट के ये किस काम का था? उन्होंने ये ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर, 10 पाउंड्स, यानी फ्री में दिया पूरा बॉम्बे। आज देखो आप कि जो प्रॉपर्टी केवल 10 पाउंड के किराए पर दे दी गई थी वो आज कहां पर है? फाइनेंशियल कैपिटल है इंडिया। 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर दे दिया गया। 1668 में कंपनी ने यहां पर अपनी एक प्रेसिडेंसी बना ली। क्यों? क्योंकि ये अब उनका ट्रेडिंग हब बन गया था और पूरे गुजरात से, चूंकि ये लगा हुआ क्षेत्र था और गुजरात एक व्यापारिक केंद्र था भारत का, तो कंपनी ने इसे अपने व्यापारिक केंद्र के रूप में कन्वर्ट कर लिया। इस तरीके से 1668 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी की नींव पड़ी। तो आप इसमें लिख लीजिए अगले पॉइंट में। अब ये कहानी तो मैं नहीं लिखवाऊंगा, लेकिन जस्ट इसका एक ऐसे ही लिखवाऊंगा एक पॉइंट। किंग चार्ल्स सेकंड नाम था इनका, जिनको ये दहेज में मिला था।
King Charles II gave the island of Bombay gave the island of Bombay to East India Company on the annual rent of 10 pound. On the annual rent of 10 pound. 1668 ईस्वी में 1668 ईस्वी में 10 पौंड के वार्षिक किराए पर 10 पौंड के वार्षिक किराए पर ब्रिटिश राजा चार्ल्स द्वितीय ने इसे ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पौंड वार्षिक किराए पर दे दिया। 10 पौंड वार्षिक किराए पर दे दिया। नाउ कंपनी established an administration here. अब कंपनी ने यहां अपना प्रशासन स्थापित किया and it became a presidency in 1668 तथा यह 1668 ईस्वी में एक प्रेसिडेंसी बना। 1668 ईस्वी में एक प्रेसिडेंसी बना। ठीक है, 60। अब ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी भी बन गई। अब इसके बाद में एक और चार्टर आता है जो इंपॉर्टेंट है, 1687 का चार्टर। ये जुडिशियल रिफॉर्म्स के लेवल पे एक बड़ा चार्टर माना जाता है। एक्चुअली इसी को ही, इस चार्टर से सबसे पहले मद्रास में मेयर की कोर्ट स्थापित की गई थी। 1661 के चार्टर से तो गवर्नर की कोर्ट स्थापित की गई थी, लेकिन 1687 वाले चार्टर से भारत में पहली जुडिशियल कोर्ट स्थापित हुई थी। दैट वाज ऑफ कोर्ट ऑफ मेयर। इसे मेयोरियल कोर्ट कहते थे, जिन्हें आप आजकल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कहते हो, जो आप बनोगे आगे। इसलिए 1687 के चार्टर को सही मायने में जुडिशियल चार्टर के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसी से पहली जुडिशियल कोर्ट स्थापित हुई थी इंडिया में। यही तो पूछा था मैंने उस दिन बैच में, लेकिन वहां कोई बता ही नहीं पाता चीजें ना, पता नहीं क्या पढ़ते हैं। चलिए लिखिए इसमें चार्टर ऑफ 1687। चार्टर ऑफ 1687 1687 ईस्वी का चार्टर। ठीक है, हाँ चारू जी, मैं आपको समझा पा रहा हूं? जी सर। चलिए ओके, चार्टर ऑफ 1687। चलिए इसमें आप पहला पॉइंट लिखना, अंडर दिस चार्टर the first मेयोरियल कोर्ट, यानी मेयर का न्यायालय, मेयोरियल कोर्ट was established in Madras Presidency। ठीक है, अंग्रेजी में लिखिए, इस चार्टर के माध्यम से
इस चार्टर के माध्यम से सर्वप्रथम मद्रास प्रेसिडेंसी में मेयर का न्यायालय स्थापित किया गया। सर्वप्रथम मद्रास प्रेसिडेंसी में मेयर का न्यायालय स्थापित किया गया। अच्छा, एक चीज और थी, देखो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये मेयर का न्यायालय जो था, ये कोर्ट ऑन रिकॉर्ड था। इट वॉज द फर्स्ट कोर्ट इन इंडिया विच वॉज कोर्ट ऑन रिकॉर्ड। और ये कोर्ट ऑन रिकॉर्ड की आगे जो कॉन्सेप्ट थी, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी लागू की गई। कौन से आर्टिकल में है कोर्ट ऑन रिकॉर्ड? कोर्ट ऑन रिकॉर्ड में किस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑन रिकॉर्ड घोषित किया गया है? सर 129। 129, करेक्ट। अच्छा, ये होता क्या है कोर्ट ऑन रिकॉर्ड? जजमेंट ऑफ कोर्ट may be used as an evidence प्रेसिडेंट। precedent। yes sir। लेकिन क्यों भाई? देखो, इसलिए as a बताएगा 141 आर्टिकल बाइंडिंग इफेक्ट। 141 से तो नहीं, मतलब हो सकता है, कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कोई बात है। मतलब जो इस मेन है वो इसके अलावा है। फिर वही कहूंगा कि 141 से जो बाइंडिंग है वो क्यों है? ठीक है, 141 ठीक है। अब आप एक और बात सोचो इसमें, अगर 141 को कैसे 129 पे लागू कर सकते हैं? 129 आर्टिकल पहले आता है, 141 बाद में आता है। इसलिए हम लोग ये तो कह सकते हैं कि चूंकि 129 से सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑन रिकॉर्ड है, तो फिर 141 में उसके ऊपर उसके जो सारे जो भी डिसीजन होंगे या व्याख्या होगी कानून की, वो बाध्यकारी होगी। 129 पहले है, 141 बाद में है। कोई और बताएगा? मैंने अपने वो जो जुडिशरी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ वाला जो वो सीरीज है ना, पूरी यूट्यूब पे जो पड़ी हुई है वो चैनल पे, उसमें ये सब बताया है आपको। देखो, इसलिए क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये दोनों ही कोर्ट ऑन रिकॉर्ड हैं। क्यों कोर्ट ऑन रिकॉर्ड है? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इन इंडिया। इसीलिए इन्हीं के मामले, चूंकि ये संवैधानिक न्यायालय है। अब संवैधानिक न्यायालय है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब हुआ कि जब ये कानून की व्याख्या करेंगी या विधि की व्याख्या करेंगी, तब विधि की व्याख्या करते हुए जो नया तथ्य ये प्रस्तुत करेंगी, दैट वुड ऑल्सो बी विधि, दैट वुड ऑल्सो बी लॉ। क्योंकि संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार संवैधानिक न्यायालय को ही दिया जाता है। और संवैधानिक न्यायालय भारत में दो हैं, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। इसीलिए दोनों को कोर्ट ऑन रिकॉर्ड बनाया गया है। चूंकि ये दोनों कोर्ट ऑन रिकॉर्ड हैं, चूंकि ये दोनों संवैधानिक न्यायालय हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जब ये किसी विधि की व्याख्या करेंगी, तब उस विधि का व्याख्या का प्रभाव भी स्वयं विधि के बराबर ही होगा। इसीलिए इन्हीं के द्वारा विधि की गई व्याख्या को केस लॉ कहते हैं। दैट इज लॉ, नॉट ओनली केस। As it is law, it has the full legitimacy like as other legislative laws. इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स को हम लोग संवैधानिक या उनको हम लोग वैधानिक न्यायालय भी कहते हैं, लीगल कोर्ट्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो कानून बनाने का काम भी करते हैं, विधि बनाने का काम भी करते हैं, लेकिन तब जब वो विधि की व्याख्या कर रहे हो तब। इसलिए वो कोर्ट ऑन रिकॉर्ड होता है।
इसीलिए 41 में बाइंडिंग होता है उनका कोई भी असेसमेंट। क्यों? क्योंकि वो भी लॉ है। एज दे आर, एज द ऑल descriptions or definitions or analysis of constitutional court equal to law, they have the same authority as a law formed by parliament. संसद अगर किसी लॉ को बनाए वो भी सेम अथॉरिटी रखेगा इसलिए। ठीक है, समझा पाया मैं आप लोगों को क्यों कोर्ट ऑन रिकॉर्ड है? यस सर। मेयर की जो कोर्ट थी ये कोर्ट ऑन रिकॉर्ड थी। समझो बात को अब आप। दैट वाज द फर्स्ट कोर्ट ऑन रिकॉर्ड इन इंडिया। क्यों थी कोर्ट ऑन रिकॉर्ड? क्योंकि मेयर की काउंसिल को कानून बनाने का भी अधिकार था। वही मेयर की काउंसिल, प्रेसिडेंसी, देखो मद्रास एक प्रेसिडेंसी था, बाकी प्रेसिडेंसी भी थी इस समय, तो हर प्रेसिडेंसी को मेयर के अंतर्गत कर दिया गया था। मेयर अपने कुछ लोगों की सहायता से उसका प्रशासन चलाता था। अब न्यायिक अधिकार भी इसी चार्टर एक्ट से मेयर और उसके काउंसिल को दे दिए गए। अब दो जगह पर एक ही जगह पर राइट आ गया, जुडिशियल राइट भी वही है, लेजिस्लेटिव राइट भी वही है लोकल लेवल पर। तो चूंकि जुडिशरी और लेजिस्लेटिव राइट एक ही जगह पर आ गए, तो इसलिए मेयर की कोर्ट फर्स्ट कोर्ट ऑन रिकॉर्ड भी थी इंडिया में। सुप्रीम कोर्ट बाद में बना, रेगुलेटिंग एक्ट में आएगा फिर वो आगे। उससे पहले जो अधिकार था दैट वाज विद प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास। ठीक है ना? क्लियर है? लिखवा दूं? बताओ अगर समझ में आ गया हो तो। चलो पहले लिखो, कोर्ट ऑन रिकॉर्ड फिर से समझाता हूं। किस किस को और नहीं आया कोर्ट ऑन रिकॉर्ड समझ में? अच्छा, चलिए तो फिर से समझाते हैं। फिलहाल आप इसे एक पॉइंट इसको लिख लो, फिर कोर्ट ऑन रिकॉर्ड समझाता हूं। फिलहाल इसमें लिखो, द मेयोरियल कोर्ट was court on record, या was the first court on record, या ऐसा लिखिए, द मेयोरियल कोर्ट was court on record in India। मेयर का न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय के रूप में था, एक अभिलेख न्यायालय के रूप में था। सो इट वॉज द फर्स्ट कोर्ट ऑन रिकॉर्ड इन इंडिया। सो इट वॉज द फर्स्ट कोर्ट ऑन रिकॉर्ड इन इंडिया। इस प्रकार यह भारत में पहला अभिलेख न्यायालय भी था। ठीक है? देखो कोर्ट ऑन रिकॉर्ड का मतलब क्या है, इसको समझो पहले। कोर्ट ऑन रिकॉर्ड का मतलब है, जैसा कि अभी कुणाल ने बताया, आर्टिकल 129 में सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑन रिकॉर्ड डिक्लेयर किया गया है। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के जो दिए गए जजमेंट हैं वो अन्य न्यायालय उसको प्रेसिडेंट के रूप में या पूर्वावधारण के रूप में ले सकते हैं, और उनकी वही शक्ति होगी जो किसी अन्य विधि की। ये कोर्ट ऑन रिकॉर्ड का मतलब है। यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई कोई भी बात उतनी ही शक्ति रखेगी जितनी की कोई सामान्य विधि। क्लियर है ये बात यहां तक? ऑनलाइन वाले बताओ, ये मतलब जी होता है सर, कोर्ट यहाँ ऑन तक रिकॉर्ड। क्लियर है। ठीक है, अब देखो ये क्यों रखेगी, सवाल मेरा ये है। भारत में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को संवैधानिक न्यायालय घोषित किया गया है।
कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट घोषित किया गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय भारत में विधि की अंतिम व्याख्या करने वाले न्यायालय हैं। विधि क्या है, इसकी व्याख्या करने का अधिकार किसे दिया गया? संवैधानिक न्यायालयों को, संविधान के अंतर्गत। और भारत में दैट इज सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। यहां तक क्लियर है? तो इसका मतलब संवैधानिक न्यायालय भारत में दो हुए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट समझ में आया क्या होता है? क्लियर है? जी सर। अब इसमें आगे देखो, मान लीजिए विधि की व्याख्या कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, कोई कानून बनाया, उसकी व्याख्या की सुप्रीम कोर्ट ने। जब वो विधि की व्याख्या करेगा तब किसी कंक्लूजन पर पहुंचेगा, निष्कर्ष पर पहुंचेगा। तो जो ये इसका निष्कर्ष होगा, क्या ये भी स्वयं में विधि नहीं होगी? क्या ये भी स्वयं में लॉ नहीं होगा? सर होता है लॉ। नहीं होता नहीं है, ये बताइए होगा या नहीं होगा? सर होगा। देखो, जब सुप्रीम कोर्ट किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगा तो लॉ के बेस्ड पर ही तो निष्कर्ष पर पहुंचेगा। इसलिए जब वो किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगा, जो भी कंक्लूजन होगा दैट वुड आल्सो बी लॉ। और चूंकि ये संवैधानिक न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, इसलिए ये विधि भी कैसी होगी? संवैधानिक ही होगी। हाँ या ना? कॉन्स्टिट्यूशनल ही होगी। बताइए, यस सर। जब ये विधि संवैधानिक होगी तो क्या ये विधि संविधान ही नहीं हो गई? और जब ये विधि संविधान हो गई तो दैट इज ए लॉ, दैट इज बाइंडिंग। आर्टिकल 141 भी आ जाएगा अब यहां पे। कुणाल समझ पाए अब? जी क्यों सर। 129 पहले और 141 बाद में? जी सर। बाकी और लोग बताओ, अब क्लियर है? जी सर क्लियर है। इसलिए ही 129 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑन रिकॉर्ड डिक्लेयर किया गया है। अब ये मेयर की कोर्ट पे आ जाओ। ये मेयर की कोर्ट भी कोर्ट ऑन रिकॉर्ड थी। क्यों कोर्ट ऑन रिकॉर्ड थी ये? देखो, कानून बनाने वाले भी यही थे। जब कानून बनाने वाले भी यही थे और व्याख्या करने वाले भी यही होंगे उस कानून की, तो जो ये व्याख्या करेंगे वो कानून के अंतर्गत ही होगी। इसलिए ये कोर्ट ऑन रिकॉर्ड था। ठीक है ना? क्लियर है? हाँ जी, बताइए, क्लियर है? चलिए ठीक है, इसको यहां तक रखते हैं। देखो आगे ना इसको सारे आर्टिकल्स को समझने में मजा आएगा बहुत। जब आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी ना कॉन्स्टिट्यूशन की और पॉलिटिकल प्रोसेस की या पॉलिटी की, तब आपको एक भी चीज, किसी भी चीज की आप इतने शानदार तरीके से व्याख्या कर सकते हैं। चाहे कोई भी सवाल आपको आ जाए कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड या पॉलिटिक्स से रिलेटेड या कुछ भी, आप उसको बहुत शानदार तरीके से लिख सकते हैं। तो कोशिश मेरी यही रहेगी कि एक एक आर्टिकल आपको एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक है ना? आगे भी हम लोग इसी क्रम में चलते रहेंगे। नेक्स्ट आप हेडिंग डाल लीजिए कल के लिए, चार्टर ऑफ 1726, 1726 का चार्टर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और मुझे बड़ा अच्छा लगा। 3-4 दिन पहले जब मैंने ये कोर्ट के बारे में पूछा था, जुडिशियल कोर्ट के बारे में, तो वहां एक लड़की ने उसका आंसर दिया था, चार्टर 1726। हालांकि वो आंसर तो ठीक नहीं था, लेकिन वो बहुत नजदीक थी। इसका मतलब ये है कि वो पढ़ रही है, उसने पढ़ा है इसे। 1726 का चार्टर सबसे इंपॉर्टेंट है इन, मतलब आगे आने वाले चार्टरों में ये भी एक इंपॉर्टेंट है। जैसे 1661 का चार्टर इंपॉर्टेंट है, वैसे ही 1726 का चार्टर इंपॉर्टेंट है। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, चार्टर ऑफ 1726, 1726 का राजलेख या 1726 का चार्टर। ठीक है, आज यहां तक करते हैं, आगे इसे कल करेंगे। सर हाँ जी,
सर ये मेयर का पद वही है जैसे आज महानगर क्षेत्र में जो मेयर होते हैं वो? ना, उससे अलग था ये तो म्युनिसिपल लेवल पर ही हो गए केवल। आज के इस मेयर को जो आप देख सकते हो ना, वो देख सकते हो अगर आप डीएम को और डिस्ट्रिक्ट जज को दोनों को एक जगह जोड़ दो, बल्कि 3 लोगों को जोड़ दो, मेयर, डीएम और डिस्ट्रिक्ट जज। अब ये मेयर होगा, ठीक है। तीनों की शक्तियां थी इसमें, क्लियर है? जी सर, थैंक यू। हाँ, एक जिलाधिकारी की शक्तियां थी, प्रशासनिक शक्तियां, न्याय करने की जिला जज की शक्तियां थी, और कानून बनाने की मेयर की शक्ति थी, जो ये मेयर म्युनिसिपल लेवल पर होते हैं, क्योंकि नगर के लेवल पर यही कानून बनाने का काम करते हैं। तीनों शक्तियां इसमें थी। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं कल। ओके जी, थैंक यू। अभिजीत, इसको ऐसे ही काट दे तो रिकॉर्ड हो जाएगी। सर हाँ जी, सर क्लास की रिकॉर्डिंग चाहिए। अभी आपको मिल जाएंगी, ये सब यूट्यूब पे मिल जाएंगी। उसी चैनल पे ही आप फोकस करते रहे ना, वहीं पे आपको सब मिल जाएगा। हम लोग डालेंगे अभी इनको एडिट वगैरह करके, क्योंकि इसमें शोर बहुत आ रहा है ना, एडिट करके डल जाएंगी, आप चिंता ना करें। हाँ जी, लेकिन थैंक यू सर। सब्सक्राइब, लाइक और वो क्या क्या होता है वो सब कर लेना। देखो मुझे पता नहीं, क्योंकि उस ओके सर। चैनल वो तभी चल पाएगा कि जब आप सब्सक्राइब, उसमें। लाइक, कमेंट। हाँ जी, वो जो भी है वो मुझे नहीं पता, और कोशिश करिए कि आपके दोस्त और बाकी लोग भी उसे कर लें, क्योंकि तभी वो चल भी पाएगा, नहीं तो वो बंद हो जाता है चैनल। उसे 1 साल से ज्यादा हो गया लेकिन उस पर कुछ हुआ नहीं। चलिए ठीक है, ओके जी, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर।